गुड मॉर्निंग बउआ। क्या हाल चाल, ठीक ठाक? हाँ देखिए, बिहार पुलिस आपका सेट नंबर 3 में मैथ्स का क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे। 31 से आपको करना है। बोला गया साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर में 1, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस पे पावर 4 थीटा क्या होगा। तो आप मुझे इससे बताएंगे। इस इक्वेशन को देखिए, लिखा हुआ है साइन थीटा, स्क्वायर वाली चीज़ों को उधर भेज दीजिए, तो 1 माइनस में प्लस में साइन स्क्वायर थीटा था, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। बच्चे बताओगे साइन थीटा बराबर में हो जाएगा ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चे, आप मुझे बताओगे इसकी मान पूछा गया है, तो इसकी मान पूछा गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस पे पावर 4 है, तो इसको लिख सकते हैं कि कॉस स्क्वायर थीटा पर ये होल स्क्वायर, 2 दूनी 4, पावर तो वही है। अब इसी की मान मुझे बताना है। बताओगे इसको ऐसे ही रहने दो कॉस स्क्वायर थीटा, और आप देख रहे हो कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में हम साइन थीटा लिख सकते हैं, तो इसके बदले में आप साइन थीटा लिख लीजिए, और पावर में स्क्वायर है तो लिख लीजिए। तो आप जानते हो कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 के बराबर होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाना है, ए हो जाना है, 1 हो जाएगा। चलिए बुआ ध्यान से सुनिएगा। बोला गया सेक थीटा बराबर 5/4, तो साइन थीटा माइनस में 2 कॉस थीटा बटा में टेन थीटा माइनस में कॉट थीटा, इसकी मान बताना है। आप जानते हैं ये सेक थीटा बराबर में 5/4 ये होता है h/b होता है। h/ क्या होता है, b होता है। क्या होता है, h/b होता है। तो ध्यान से सुनने का प्रयास करेंगे। एक ट्रिपलेट होता है, आप जानते हैं कि 3 4 5, एक ट्रिपलेट होता है। क्या होता है सर, 3 4 5। तो अगर मान लीजिए कि कर्ण आ गया 5 और आपका बेस आ गया 4, तो आप बताओगे लंब क्या होगा, तो लंब सर 3 हो जाएगा। इसी पे बैठा दोगे आप, क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा। बच्चे बताओगे यहाँ से लिखा हुआ साइन थीटा माइनस में 2 कॉस थीटा, तो साइन थीटा को लिख सकते हैं p/h, तो p की मान 3 है और h की मान आप 5 का प्रयोग करेंगे। माइनस में 2 गुना कॉस थीटा, तो कॉस थीटा होता है क्या होता है, तो b/p होता है, b/h होता है। b की मान 4 है और h की मान आपका 5 है। बच्चे नीचे देखोगे टेन थीटा p/b होता है, p की मान 3 है और b की मान 4 है। माइनस में कॉट थीटा 10 का उल्टा होता है, मतलब 4/3 हो जाएगा। इसी को सॉल्व करेंगे तो 4 दूनी 8, 3 में से 8 जाएगा तो -5/5, मतलब एक ऊपर में -1 हो जाएगा। और यहाँ देखोगे आप तो हो जाएगा 3 तिया 9 और 4 चौके 16, नीचे में 12, 9 - 16 हो जाना है। ये कट जाएगा, -1 होगा, -1 और यहाँ से आ जाएगा -7, ये 5 ऊपर चला जाएगा, ये सॉरी 12 ऊपर जाएगा, तो 12 12। और आप देख रहे हो कि यहाँ से भी माइनस आएगा, ऊपर भी माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 9 में से 16 जाएगा तो 7 बचेगा, लेकिन प्लस में हो जाएगा 12/7। ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सी होगा। ऑप्शन क्या होगा, सी होगा। बिहार पुलिस का कटअप कितना जा सकता है सर? आप पढ़ाई पे ध्यान दो, कटअप का ये बाद वाली चीजें हैं। मुख्य रूप से आपको एग्जाम निकालना है तो पढ़ना पड़ेगा, जबरदस्त तरीका से पढ़ना पड़ेगा। इस अफेयर में मत रहिए। कटअप इसको स्टार्ट कर दीजिए। चलिए बुआ ध्यान दीजिएगा। अब ये आपका एक रीजनिंग का सीरीज आ गया, आप इसे बताने का प्रयास करेंगे, इसकी आंसर क्या होगा। ये रीजनिंग का सीरीज है। बोला गया 30, 130 और 630, और उससे आगे क्या होगा, तो मिसिंग नंबर है, नंबर को ढूंढना है। तो ये आप लिख सकते हो क्या हो सकता है सर, हम चाहते सर 3 का क्यूब प्लस 3, तो 3 का क्यूब 27, 27 और 3 30 हो जाता है। सर 5 का क्यूब 25 प्लस 5, ठीक है, तो ये 130 हो जाएगा। लेकिन आगे आप 7 का क्यूब करोगे, ये विषम संख्या है, 7 का क्यूब करोगे ये कभी नहीं आएगा, 8 का करोगे कभी नहीं आएगा। तब सर ये जो आप सोच रहे थे ये गलत सोच रहे थे। तो सर सही सोच क्या होगा, तो कोई बच्चे बताओ, आप ही लोग बताओ सही सोच क्या होना है। तो सर हम आपको बताते हैं कि ऐसा हो सकता है सर 5 का स्क्वायर प्लस 5,
25 और 5 30। सर 5 का क्यूब प्लस 5, तो सर ये भी हो सकता है, ये भी सीरीज बन सकता है। आप बताओगे सर इसका क्या होगा? सर ऐसा हो सकता है कि 5 पे पावर 4 प्लस में 5, तो 5 पे पावर 4, 5 पे पावर 4 जो होता है 625, 625 प्लस 5 630 हो जाएगा। ये सर सही है। तो अब हो जाएगा 5 पे पावर 5 प्लस 5, तो 5 पे पावर 5 होता है 3125। कितना होता है? 5 पे पावर 5 पे पावर 5 होता है 3125 और प्लस में 5 तो 3130 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाना है? 3130। आंसर क्या हो जाएगा? बी। आंसर क्या होगा? बी। ये बताओगे, बोला गया है लड़कियों की एक पंक्ति में फातिमा एक सिरे से 15वें स्थान पर और दूसरे सिरे से 9वें स्थान पर है। पंक्ति में मौजूद लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये पंक्ति है। आप शुरुआत से अगर किसी के काउंटिंग करोगे तो ये 15वां स्थान पे आ रहा है। लड़की कोई है? सुनोगे, अब सुनोगे। अब यहाँ से बोला गया फातिमा जिसका नाम है और अंतिम से काउंट कर रहे हैं तो ये 9वां स्थान पे आ रहा था। 15 इधर से और 9 इधर से, तो 15 और 9 आपका हो जाएगा कितना होगा? तो सर 24 हो जाएगा। 15 9 24 होता है, लेकिन ये फातिमा 2 बार काउंट हो गया, शुरुआत से भी और अंतिम से भी। तो एक माइनस कर दोगे तो ये 23 लड़की होगा। टोटल का टोटल कितने होगा? 23 होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी होगा। ऑप्शन क्या हो जाना है? डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला गया एक छात्र जो परीक्षा में कुल अंकों के 20% अंक प्राप्त करता है, आवश्यक अनुसार बोला गया आवश्यक उत्तीर्ण से 30 अंकों द्वारा अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो सुनोगे 20% अंक प्राप्त किया और 30 अंकों से फेल हो गया, मतलब माइनस 30 अंक कम लाया, तो 30 अंक जोड़ दोगे तो पास कर जाएगा। एक बच्चा 32% अंक लाया और क्या किया? तो 42 अंक अधिक लाया, मतलब पासिंग मार्क्स से 42 अंक अधिक लाया। तो देखो इधर से अंतर ले लो, इधर से अंतर कितने का आया? 20 से 32 का अंतर कितने का आया? सर अंतर इधर से हम देख पा रहे हैं सर 12% का अंतर आया। इधर से अंतर देखोगे सर अंतर होता है बड़ा में से छोटा को घटाना, तो 42 में से -30 को घटाओगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा? तो इसकी अंतर देखो कितना होगा सर। तो अंतर अब यहाँ से क्या हो जाएगा? अंतर अगर लोगे तो जुड़ जाएगा। तो इस पास फेल वाले प्रश्न में सीधा सीधा समझना है, एक कॉन्सेप्ट होता है कि परसेंटेज मान का अंतर लेंगे, परसेंटेज मान का अंतर लेंगे और रियल मान को जोड़ करके इक्वल कर देंगे। ये दोनों का अंतर लिए 12 आया और ये दोनों को जोड़ दिए तो 72 आया। तो 12 बराबर 72, तो 1 बराबर 12 छक 72, तो 100% बराबर में कितना हो जाएगा? तो 600। तो ये 600 आया, ये कुल पूर्णांक आया। कुल पूर्णांक, पूर्णांक मतलब टोटल उस एग्जाम का मार्क्स आया है। टोटल मार्क्स कितने का है? कभी कभी ये भी पूछ देता है। 600 मार्क्स का एग्जाम हो रहा है। ठीक है बच्चे, आपको निकालना है पासिंग परसेंटेज। तो पासिंग परसेंटेज जो निकालना है, उत्तीर्ण परसेंट निकालना है। पासिंग परसेंट सर 20%, किसी से भी निकालोगे, यहाँ से निकालोगे तो जोड़ना पड़ेगा, यहाँ से निकालोगे घटाना पड़ेगा। सर 20% तो वो लाया ही लाया, बशर्ते फेल कर गया। कितने से? तो 30 अंकों से। तो 30 अंक इसे दे देंगे, लेकिन कितना में से देना है? परसेंटेज में पूछा है, तो सर 600 में से दीजिए ना। तो 600 और परसेंटेज लगाने के लिए 100 से गुना। अब बताओगे ये काटोगे तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ये 6 पंचे 30, तो ये 5% इधर से आ गया। 20% पहले और 5% इसे और जरूरत है पास होने के लिए। तो टोटल पासिंग परसेंट जो है वो कितना है? 25% है। उत्तीर्ण परसेंट कितना है? 25% है। बताइएगा बउआ। बोला गया एक किले में 150 व्यक्ति के लिए 45 दिनों के लिए भोजन है। बोला गया है व्यवस्था किया गया 10 दिन के बाद 25 व्यक्ति किले छोड़कर चले जाते हैं। तो एक बात बताओगे, 10 दिन तक तो ये खाना खा लिया। अब बताओगे 45 दिन में से 10 दिन खाना खा लिया तो बचा कितना? 35 दिन। तो एक बात बताओगे कि 150 आदमी है और 10 दिन खाना खा लिया, 10 दिन के बाद कोई कहानी बना, तो 10 दिन के बाद ना आदमी गया, तो 150 आदमी अगर और रहता तो कितना दिन रह पाता? सर 45 में से 10 दिन चला गया तो 35 दिन का और खाना होता। किसका? 150 आदमी का। ये खाना भी बचा हुआ है, लेकिन हुआ क्या? तो हुआ क्या? तो सर जी 25 आदमी चल गए, तो 150 में से 25 चल गए, तो कितना बचा? सर 125 बचा। तो कितना दिन तक चलेगा? तो मान लो डी दिन तक चलेगा। कौन खाना खाएगा? यही खाना। तो ये दोनों बराबर हो जाएगा MDH फार्मूला से। अब बताओगे इसको काटोगे 25 छक्के, ये 25 पंचे 125 और 25 छक्के 150, ये हो गया। अब 5 से काटोगे ये 7,
तो ये हो जाएगा 6 7 42, तो डी बराबर में आ गया 42 दिन जो खाना और चलेगा। खाना 42 दिन, 25 आदमी जाने के बाद 42 दिन खाना और चलेगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। बोला गया 8 पुरुष अथवा 6 महिला एक काम को 5 दिन में कर सकता है। तो 8 पुरुष बताओगे अगर 5 दिन तक काम करता है तो कोई काम को समाप्त कर देगा, या अथवा मतलब होता है बराबर, अथवा 16 महिला वुमेन द्वारा अगर 5 दिन तक काम करवाओगे तो ये भी पूरा काम समाप्त हो जाएगा। ये भी टोटल काम, ये भी टोटल काम। इससे ये कट जाना है, इससे काटोगे तो ये 2 होगा, तो एम डब्लू इधर करोगे बट्टा में डब्लू, 2/1 हो जाएगा। आदमी एक दिन में 2 काम करता है, महिला एक दिन में 1 काम करती है। टोटल वर्क निकाल लीजिए इस इक्वेशन से। क्या बोला गया 8 आदमी, तो एक आदमी 2 काम करता है, तो 8 आदमी एक दिन में 16 काम करेगा। और कितना दिनों में काम समाप्त करता है? 5 दिनों में। तो 16 पंचे 80 काम टोटल हो गया। बच्चे बोला गया 2 पुरुष और 6 महिलाएं इस काम को कितना दिनों में करेगा? तो एक पुरुष एक दिन में 2 काम, तो 2 पुरुष 4 काम करेगा। एक महिला एक दिन में 1 काम, तो 6 महिला 6 काम करेगा। तो एक दिन में 10 काम हो रहा है। तो काम टोटल है 80, 10 के हिसाब से काम होगा तो कितना दिन लगेगा? 8 दिन लगेगा। आंसर क्या हो जाएगा? 8 दिन लगेगा। चलिए आगे बढ़ते। बोला गया साधारण ब्याज पे दी गई धनराशि 20 वर्षों में दुगना हो जाता है। मतलब 1 रुपया से 2 रुपया हो गया। कितने वर्षों में बउआ? तो 20 वर्षों में। कितने वर्षों में? तो 20 वर्षों में 1 रुपया से 2 रुपया हो गया। अब आप कहना चाह रहे कि 4 गुना कितने वर्षों में होगा? 4 रुपया करना है। मतलब 1 रुपया से 2 रुपया हुआ तो ब्याज आप कितना कमाए? तो सर 1 रुपया से 2 रुपया हुआ, 1 रुपया ब्याज कमाए। अब करना चाह रहे 1 रुपया से 4 रुपया, तो ब्याज हमको कितना कमाना है? तो सर जी 3 रुपया कमाना है ब्याज। देखो 1 रुपया ब्याज कमाने में 20 वर्ष का समय लगा, तो 3 रुपया ब्याज कमाने में 20 दिया, 60 वर्ष का समय लगेगा। आंसर हो जाएगा 60। मतलब 1 का मान 20 तो 3 का मान 60 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 60। चलिए बोला गया 793 रुपये को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि उन विभाजित राशियों का 2, 3 और 4 वर्ष पश्चात 5% सालाना साधारण ब्याज से मिश्र धन बराबर हो जाता है। तो उन विभाजित राशियों का मध्य अनुपात क्या होगा? मतलब वो तीनों में क्या अनुपात रहा होगा? साधारण ब्याज के दर से बोला गया मिश्र धन बराबर होगा। मान लीजिए पहला राशि में 1 रुपया जमा किया है, तो साधारण ब्याज के प्रश्नों में समय और दर को गुना करते हैं तो ब्याज की प्राप्ति होगा। पहला धनराशि को 2 वर्षों के लिए रखा गया 5% की दर से, तो 5 दूनी 10% ब्याज बना और 100% मूलधन होता है। तो मूलधन के साथ में अगर ब्याज को जोड़ोगे तो मिश्र धन की प्राप्ति होगा। तो पहला धनराशि ए का 110%, 10% ब्याज और 100% मूलधन, तो 110% मिश्र धन बना। दूसरा धनराशि बी का जो है 5 या 15% ब्याज बना और 100% मूलधन, तो 115% हो गया। और तीसरा धनराशि जो है 4% की दर से 20, तो 4 पंचे 20 और 120 हो जाएगा मिश्र धन। और बोला ये दोनों आपस में सब बराबर है, परसेंटेज हट जाएगा, सब बराबर है। ठीक है, मिश्र धन बोला गया बराबर है। जब 3 संख्या बराबर रहता है तो के बराबर मान लिया जाता है। तो बोलोगे 110 ए गुना 110 बराबर में के, तो ए बराबर में क्या हो जाएगा? के बटा 110। ये याद रखोगे। बी गुना 115 बराबर में के, तब बी की मान हो जाएगा ये 115 उधर जाएगा, के बटा 115। सी बराबर में अगर सी गुना 120 बराबर में के है, तो सी बराबर में 120 उधर चला जाएगा, मतलब के बटा 120 हो जाएगा। तो अनुपात पूछा A:B:C, तो बताओगे ये के बटा 110 अनुपात के बटा 115 अनुपात के बटा 120। तो के सब जगह कट जाएगा, 1/10 अनुपात 1/15 अनुपात 1/20। पहले इस तरह में चेक कर लोगे। आंसर है क्या? सर इसी फॉर्मेट में आंसर है। हमने ऑप्शन को देखते हुए काम किया। चलिए मैथ्स का क्वेश्चन लास्ट था, यहीं पे समाप्त हो गया। अब आपका जो है और सारा साइंस और आर्ट्स का डिस्कशन होगा। देखिए क्या है क्वेश्चन। पूरे भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है? हमसे क्या पूछ रहा है? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? किसके नाम पे मनाया जाता है? देखिए किस व्यक्ति के नाम पे मनाया जाता है। तो 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। ठीक है, शिक्षक दिवस।
ये मनाया जाता है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जयंती पर। ठीक है, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जयंती पर। ये एक शिक्षक थे, महान शिक्षक समझ लीजिए, और दार्शनिक। मद्रास में इनका जन्म हुआ था, मद्रास में। उस टाइम में मद्रास ब्रिटिश हुआ करता था। ठीक है, मृत्यु भी चेन्नई में हुई है। और इनके बारे में एक चीज याद रखिएगा, ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति हैं, पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति 1962 से 67। ठीक है, डी, हाँ ठीक है, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति और भारत के दूसरे राष्ट्रपति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद ये राष्ट्रपति बने 1962 से 1967। ठीक है, जय हिंद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। केरल की राजकीय भाषा कौन सी है? राजकीय भाषा के बारे में पूछ रहा है हमसे। तमिल किसका है? तमिलनाडु का। ठीक है, तेलुगु आंध्र प्रदेश तेलंगाना, मलयालम होगा केरला का, केरला, और कन्नड़ कर्नाटका। केरला के बारे में जानते हैं, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, इसका कैपिटल है ठीक है, यहां के राज्यपाल कौन होंगे? आरिफ मोहम्मद खान। ठीक है, और सीएम कौन है? पिनराई विजयन। ठीक है, देखिए, हाँ केरला, सी मलयालम। ठीक है, सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट यहीं पे है। ठीक है, लिटरेसी रेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फोन पे किस देश में यूपीआई सेवाओं का शुरुआत की है? फोन पे नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका और थाईलैंड। आंसर हमारा श्रीलंका में है। ठीक है, 2024 में। एक चीज याद रखिएगा, यहां पे सबसे पहले यूपीआई की शुरुआत भूटान में हुई थी। भूटान किसने किया था? भीम ऐप एक है। ठीक है, भीम ऐप जो एनपीसीआई द्वारा संचालित होती है, यह भारत सरकार की ऐप है। वो भूटान में सबसे पहले कभी भी क्वेश्चन पूछे कि यूपीआई सबसे पहले किस देश में शुरू हुई थी, तो भूटान में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बौद्धों का वह ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्मों की कथाएं संकलित है कहलाता है। गौतम बुद्ध के बारे में हमसे पूछ रहा है कि कौन से ऐसा ग्रंथ है जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों के बारे में चर्चा की गई है। गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों के बारे में। गौतम बुद्ध के बारे में जानते ही हैं, 563 ईसा पूर्व से 483 ईसा पूर्व। जन्म कहां हुआ था? तो नेपाल, लुम्बिनी। ठीक है, इनके बारे में जातक में पूर्व जन्मों की कहानी है। जातक में बौद्धों का वह ग्रंथ, गौतम बुद्ध का पूर्व जन्मों का जातक। ठीक है, विनय पीटक जो है, ये 3 पीटक, त्रिपीटक जिसे बोला जाता है बौद्ध ग्रंथ में, त्रिपीटक, सुत्त पीटक, विनय पीटक
और अभिधम्म पीटक। ठीक है, त्रिपीटक है ये जातक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा अंचल चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था? चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था। चंद्रगुप्त मौर्य, इनका कार्यकाल कितना था? 322 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक, फाउंडर थे, फाउंडर मौर्यन एम्पायर। किसके सहायता से ये एम्पायर चला रहे थे? तो चाणक्य के सहायता से, चाणक्य के सहायता से। ठीक है, इन्हीं के पोता का नाम सम्राट अशोक और इनके बेटा का नाम बिंदुसार। ठीक है, चलिए, और ये हमसे क्या पूछ रहा है कि कौन सा अंचल चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में शामिल नहीं था? तो अफगानिस्तान था, बलूचिस्तान भी था और बंगाल भी था। शामिल नहीं था तो तमिलनाडु। आंसर हो जाएगा सी, तमिलनाडु। ठीक है, चलिए सी आंसर, तमिलनाडु। क्वेश्चन देखिए, बिंदुसार के शासनकाल में अशोक को किस अंचल का शासन दिया गया था? बिंदुसार के शासनकाल में अशोक को किस अंचल का शासन, ठीक है, दिया गया था? अब देखिए, बिंदुसार का एक प्रिय पुत्र था सुसीम। जब सुसीम से नहीं संभलता था किसी भी राज्य का प्रशासन, तो वहां पे अशोक को भेजा जाता था। तो सबसे पहले याद रखिएगा तक्षशिला, तक्षशिला और उज्जैनी, ये दोनों में जब विद्रोह हुआ तो सुसीम के जगह पे बिंदुसार ने अशोक को भेजा था विद्रोह शांत करने के लिए। तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, तक्षशिला और उज्जैनी, ए एंड बी। ठीक है, सुसीम से जब नहीं संभल रहा था राज्य, तब भेजा जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर भारत में गणतंत्र एवं राजतंत्र मतलब महाजनपद, महाजनपद की बात हो रही है, मतलब पहला महाजनपद मगध, समूहों की स्थापना हुई लगभग। मगध महाजनपद जो था उसका स्थापना ईसा पूर्व 600 में हुआ था। ठीक है, चलिए, सबसे पहला जो यहां पे शासन कौन सा वंश किया था? शासन वंश हर्यंक वंश, हर्यंक वंश। और इस वंश का एक और नाम है पितृहंता वंश, पितृहंता वंश। ठीक है, और हर्यंक वंश का फाउंडर कौन होगा? तो बिंबिसार। बिंदुसार और बिंबिसार में परेशान मत होइएगा। ठीक है, बिंबिसार हर्यंक वंश वाले हैं और बिंदुसार मौर्य वंश वाले हैं। ठीक है, और इसी वंश में अजातशत्रु और उदयन जैसे राजा हुए हैं। अजातशत्रु के बारे में जानते हैं ना, इन्हीं के टाइम में बौद्ध धर्म का प्रथम 483 ईसा पूर्व में संगीति हुआ था। ठीक है, और उदयन के बारे में याद रखिएगा, पाटलिपुत्रा का स्थापना इन्होंने ही किया था, पाटलिपुत्रा शहर का स्थापना। तो यहां से 2-3 क्वेश्चन बना है। हर्यंक वंश का संस्थापक बिंबिसार, इसे क्या बोला जाता था? पितृहंता वंश। अजातशत्रु भी इसी वंश के, और उदयन जो पाटलिपुत्रा के संस्थापक थे। ठीक है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ईसा पूर्व 600, डी आंसर, 600 बीसी। बीसी से कंफ्यूज मत होइएगा, बीसी का ही मतलब होता है ईसा पूर्व। ठीक है, अब देखिए क्या है, किस शासक
ने अपने को देवताओं का प्रिय कहलाया या कहलवाया। ठीक है, देवताओं का प्रिय मतलब देवा नाम पिय पियदस्सी, देवा नाम पिय पियदस्सी। ठीक है, देवानाम पिय पियदस्सी। और ये किसने कहलाया था? तो सम्राट अशोक ने। किस वंश से संबंधित हैं? मौर्य वंश से। सबसे महान शासक इनको बोला गया है। ठीक है, और इनके पिता का नाम बिंदुसार, दादाजी का नाम चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, और इसी सम्राट अशोक के बाद ही धीरे 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 करके मौर्य वंश का कोलैप्स होना स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, अशोका, सम्राट अशोक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। पानीपत के प्रथम युद्ध ने, पानीपत का प्रथम युद्ध सबसे पहले तो ये याद रखिए कब हुआ था? तो 21 अप्रैल 1526 को। अब क्या बोल रहा है? ने लोदी वंश की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी। लोदी वंश, लोदी वंश। ठीक है, इसका शासन काल, लोदी वंश का शासन दिल्ली पे 1451 से 1526। इसका लोदी वंश का फाउंडर बहलोल लोदी, बहलोल लोदी। चलिए, हड्डी ही तोड़ दी तथा इसके परिणाम स्वरूप बाबर के नियंत्रण में एक बहुत बड़ा भूभाग आ गया। वह भूभाग फैला था। देखिए, पानीपत का युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। मोहम्मद बाबर, जिसको हम लोग बाबर के नाम से जानते हैं, इसका पूरा नाम है जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। और पानीपत का दूसरा इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी। इस दोनों के बीच में युद्ध हुआ था। पराजित हो गया इब्राहिम लोदी, इब्राहिम लोदी पराजित हुआ। अब याद रखिएगा, जब पराजित होने के बाद बाबर को दिल्ली से आगरा तक का बड़ा भूभाग मिला था। दिल्ली से आगरा तक का बड़ा भूभाग मिला था। तो आंसर हमारा बी होगा। और बाबर के बारे में जान लीजिए, 1526 में पानीपत का युद्ध, 1527 में जिसमें ये इब्राहिम लोदी को हराया है, 1527 में खानवा का युद्ध, खानवा का युद्ध जिसमें राणा सांगा को पराजित किया है, राणा सांगा। ठीक है, और इसी युद्ध में प्रथम बार जिहाद का नारा लगाया था। प्रथम बार जिहाद का नारा। अगर क्वेश्चन कभी पूछे कि बाबर ने जिहाद का नारा सर्वप्रथम किस युद्ध में लगाया था, तो खानवा का युद्ध में। और यहीं पे उपाधि लिया था गाजी का, गाजी का उपाधि लिया था। तो यह भी एक क्वेश्चन है कि गाजी का, बाबर ने किस युद्ध में गाजी का उपाधि लिया था? किस युद्ध में? विजय के बाद। ठीक है, और किसको हराने के बाद? तो राणा सांगा को हराने के बाद। और पानीपत के युद्ध में ही सबसे पहली बार तुलुगमा पद्धति का यूज किया था। तुलुगमा पद्धति का युद्ध में, तुलुगमा पद्धति। तो ये भी क्वेश्चन, तुलुगमा पद्धति का सर्वप्रथम किस युद्ध में उपयोग हुआ था? तो पानीपत में। खानवा का युद्ध हुआ, फिर एक और युद्ध इसने लड़ा है 1528, चंदेरी का युद्ध, चंदेरी का युद्ध जिसमें इसने मेदिनी राय को पराजित किया है। 1529 में इसने इब्राहिम लोदी के भाई को और कुछ अफगानियों को हराया है, महमूद लोदी को पराजित किया। ठीक है, और 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। बाबर की मृत्यु 1530 ईस्वी में। तो हमारा आंसर हो गया दिल्ली से आगरा तक
बी आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है? दक्षिण भारत के विजयनगर राज्य के मुख्य प्रतिद्वंदी डैश के सुल्तान थे। तो विजयनगर में फाउंडर कौन होंगे? विजयनगर साम्राज्य के कौन फाउंडर थे? हरिहर प्लस बुक्का, दोनों, ये दोनों ने स्थापना किया था विजयनगर साम्राज्य। और दिल्ली पर उस टाइम में किसका शासक था? एमबीटी। ठीक है, अब देखिए क्या पूछ रहा है, मुख्य प्रतिद्वंदी कौन था? तो मुख्य प्रतिद्वंदी था बहमनी राज्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन डैश की भक्ति के इर्द गिर्द विकसित हुआ। उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन जो हुआ वो किसके भक्ति में, इर्द गिर्द में विकसित हुआ था? तो ए हमारा आंसर होगा राम और कृष्णा, मतलब डी आंसर हो जाएगा, ए एंड बी, मतलब राम और कृष्ण दोनों के इर्द गिर्द ही, राम एवं कृष्ण, जय श्री राम और जय श्री कृष्णा के इर्द गिर्द ही उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन विकसित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC एटक, इसका स्थापना, देखिए कभी भी फाउंडर में इनका नाम आता है NM जोशी का। ठीक है, NM जोशी, क्वेश्चन पूछे तो फाउंडर हो जाएंगे NM जोशी। और क्या पूछ रहा है? बंबई अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ था। प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ था। ठीक है, लाला लाजपत राय ने किया था अध्यक्षता 1920 में। लाला लाजपत राय को क्या बोला जाता है? पंजाब केसरी। पंजाब केसरी, पंजाब नेशनल बैंक के संस्थापक भी हैं। ठीक है, PNB के, पंजाब नेशनल बैंक के फाउंडर। ठीक है, इनका मृत्यु हो गया था 17 नवंबर 1928 लाठी लगने के कारण। ठीक है, साइमन कमीशन के विरोध में, साइमन कमीशन के विरोध, साइमन कमीशन के विरोध में ये लोग रोड पे विरोध कर रहे थे साइमन कमीशन का। ठीक है, उसी में सॉन्डर्स ने लाठी चलाने का हुक्म दिया था। ठीक है, एस्कॉट नामक, एस्कॉट के लाठी से, एस्कॉट के लाठी से इनकी मृत्यु, लाठी लगने से मृत्यु हुई थी। ठीक है, पंजाब केसरी। तो लाला लाजपत राय पंजाब। इनसे एक चीज याद रहेगा ना, लाल बाल पाल, लाल बाल पाल, ये तीन उग्रवादी समूह से संबंधित थे। लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक और विपिन चंद्र पाल। ठीक है, सी आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। चट्टानें कितनी प्रकार की होती हैं? चट्टान कितनी प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार की। चट्टान कितनी प्रकार की होती हैं? तो 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है। हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है? यूनिसेफ इंडिया ने, इसका स्थापना कब हुआ था? 1946 में। इंडिया कब शामिल हुआ? 1948 में। ठीक है, और अभी हाल फिलहाल में राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया है करीना कपूर खान को, करीना कपूर खान को। कृष्णदेव राय स्थापना नहीं किए थे बाबू विजयनगर का, हरिहर एवं बुक्का ने किया था।
भारत में सीमेंट का उत्पादन सर्वप्रथम कहां प्रारंभ हुआ? तो सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ था, सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ मद्रास में 1904 में, ठीक है। मगर याद रखिएगा 1904 में शुरुआत तो हुआ, मगर ये असफल हो गया, मगर ये असफल हो गया। इसके बाद 1914 में पोरबंदर में हुआ था, फिर से पोरबंदर। तो क्या पूछ रहा है हमसे? भारत में सीमेंट का उत्पादन सर्वप्रथम, तो सर्वप्रथम कहां स्टार्ट हुआ था? तो मद्रास में। तो मद्रास हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1904 ईस्वी में। और 1914 में पोरबंदर में फिर से स्टार्ट हुआ था, जब यह असफल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? सूर्य के सबसे पास, सूर्य के सबसे पास कौन ग्रह है? तो बुध। उसके बाद कौन है? तो शुक्र। उसके बाद तीसरे नंबर पर पृथ्वी, फिर मंगल। और इस चारों को क्या बोला जाता है? स्थलीय ग्रह, स्थलीय ग्रह। और एक चीज याद रखिएगा, बुध जो है सबसे छोटा ग्रह, सबसे पास है, सूर्य के सबसे पास ग्रह है बुध, ठीक है, मगर सबसे छोटा ग्रह है, सबसे छोटा ग्रह। और इससे एक चीज याद रखिएगा आप लोग, सबसे छोटा ग्रह तो है, इसको ऐसे याद रखिएगा कि 12 बुध मिलके, 12 बुध मिलके एक पृथ्वी बनाते हैं, ठीक है। 12 बुध जब एक जगह होंगे तब एक पृथ्वी बनेगा, ठीक है। और बुध कितने दिनों में परिक्रमा करती है? तो 88 दिनों में, 88 दिनों में। छोटा होने के कारण जल्दी ये परिक्रमा कर लेती है, तो 88 दिनों में। और इसका तापमान 400 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, बुध, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। पृथ्वी की भूपर्पटी के पदार्थों या सतह के कठोर भाग को क्या कहते हैं? कठोर भाग को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी, चट्टाने और सील। 100 किलोमीटर तक ये कठोर भाग होता है, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी, चट्टाने एवं चट्टानों या सील, ठीक है। 100 किलोमीटर तक ये होती है, 100 किलोमीटर। कठोर भाग को क्या कहते हैं? तो चट्टान या सील कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव डैश पर होता है? भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव कहां होता है? तो अधिकेंद्र पर होता है। भूकंप का सर्वाधिक प्रभाव कहां होता है? पृथ्वी के सबसे ऊपरी सतह पे ना, सबसे ऊपरी, जहां पे सबसे ज्यादा कंपन होगा वहां पे सबसे ज्यादा प्रभाव होगा। तो सबसे ज्यादा भूकंप में कंपन कहां पे होता है? वो होता है पृथ्वी के सबसे ऊपरी सतह पर। इसीलिए आंसर हो जाएगा अधिकेंद्र। भूकंप आती है तो देखते हो ना, रोड फट जाती है, घर गिर जाते हैं, ठीक है, बीचों बीच घर टूट जाते हैं, है ना, रोड में खाई हो जाता है। तो ये सब इसी के कारण, जहां पे सबसे ज्यादा कंपन, सबसे ज्यादा कंपन कंपन होगा, वहीं पर प्रभाव, वहीं पर प्रभाव सबसे ज्यादा होगा, ज्यादा होगा, ठीक है। और ये कौन होगा? तो अधिकेंद्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है। सुनामी लहरें अधिक सक्रिय रहती हैं, सुनामी लहरें अधिक सक्रिय रहती हैं उत्तरी प्रशांत महासागर में, पूर्वी प्रशांत महासागर में, दक्षिणी प्रशांत महासागर में, पश्चिमी प्रशांत महासागर में। आंसर हमारा डी होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा प्लेट टेक्टोनिक यहीं पर है, ठीक है। तो डी आंसर हमारा हो जाएगा। प्लेट टेक्टोनिक, प्लेट टेक्टोनिक के खिसकने या उसमें ही हलचल के कारण लहरें पैदा होती है, ठीक है।
तो ये पश्चिमी प्रशांत महासागर में सबसे ज्यादा होता है। ठीक है। 57, भंजन सेटरिंग की प्रक्रिया में चट्टाने का विघटन होने लगता है तथा चट्टाने टूटकर बिखरने लगती है। चट्टान का भंजन मतलब बड़ा सा चट्टान है, उसका क्या हो जाएगा, बिखरने लगेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में, बड़े बड़े टुकड़ों में, उपर्युक्त दोनों में, उपर्युक्त किसी में से नहीं। तो एक चीज याद रखिएगा, कोई भी चट्टान जब टूटता है तो क्या होगा, वो छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरेगा, छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरने लगेगा। नेक्स्ट क्या है, ऑक्सीडेशन की क्रिया से निम्नलिखित किस प्रकार की चट्टानें अपघटित होती हैं। ऑक्सीडेशन की क्रिया से निम्नलिखित किस प्रकार की चट्टानें अपघटित होती हैं। लौह युक्त, सिलिका युक्त, चूना युक्त, इनमें से कोई नहीं। आंसर हमारा ए होगा, लौह युक्त, लौह युक्त। ठीक है, ऑक्सीडेशन में लौह युक्त चट्टानें ही अपघटित होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी, सबसे लंबी रिफ्ट घाटी यही है ना, ग्रेट रिफ्ट। ये कहां से कहां तक है, सीरिया से लेके मोजाम्बिक तक 7000 किलोमीटर। 7000 किलोमीटर में फैला हुआ है। और ये रिफ्ट घाटी मतलब खाई है एक तरह से। ठीक है, और ये सीरिया मतलब जॉर्डन नदी की घाटी से लेकर जॉर्डन नदी की घाटी, कभी कभी लेबनान भी लिखा होगा मगर सीरिया याद रखिएगा, और मोजाम्बिक तक है ये जॉर्डन नदी की घाटी। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है। अभी हाल फिलहाल में पिछले ही महीने नरेंद्र मोदी जी तीसरे बार प्रधानमंत्री पद का शपथ लिए हैं। तो उनको किसने शपथ दिलवाया है, तो राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू ने दिलवाया है। तो आंसर हमारा राष्ट्रपति होगा, और ये आर्टिकल 75 से आती है। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति। ठीक है, आर्टिकल 75, प्रधानमंत्री की नियुक्ति आर्टिकल 75 से। चलिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं, सत्य के बारे में हमसे पूछ रहा है। राज्यपाल विधानसभा को भंग नहीं करता, राज्यपाल विधानसभा को भंग नहीं करता, क्या ये क्या है, राज्यपाल भंग नहीं करता, एकदम करता है। राष्ट्रपति अपने कार्यों के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होता है, चलिए ये एकदम सही है। विधान परिषद के सभापति को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है, केवल संसद ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है, ये सही है। चलिए, तो कौन कौन सही है, 2 और 4, 1 2 2 3 4, चलिए डी आंसर ये हमारा हुआ। राष्ट्रपति अपने कार्यों के लिए न्यायालय के, राष्ट्रपति के कोई भी कार्य को न्यायालय क्या करता है, उस पर क्वेश्चन नहीं उठा सकता है। केवल संसद ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटा सकती है। न्यायालय में न्यायाधीश को हटाने के लिए महाभियोग संसद में ही लाया जाता है। ठीक है, तो आंसर हमारा 4 और 2। चलिए, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहां पे है, ये न्यूयॉर्क में है। ठीक है, न्यूयॉर्क में है। इसका 1945 में ये गठन हुआ है। 50 देश पहले थे, 50 देशों के साथ हुआ था शुरुआत, इसका 50 देशों के साथ हुआ था। अभी 193 देश हैं इसके मेंबर। ठीक है, और सबसे लेटेस्ट कौन है, 2011 में सूडान सबसे लेटेस्ट। ठीक है, इसके जनरल सेक्रेटरी या महासचिव कौन है, एंटोनियो
गुटेरस। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है, तो एंटोनियो गुटेरस। और इसमें एक देश होता है P5 सबसे पावरफुल, जिसके पास वीटो होता है, तो वो कौन कौन है? यूके, जिसको हम लोग ब्रिटेन के नाम से जानते हैं, रसिया, ठीक है, USA, उसके बाद चाइना और फ्रांस। तो ये 5 हैं, यूके, रसिया, USA, चाइना एंड फ्रांस। P5 कंट्री है जिनके पास वीटो होता है। 1945 में गठन हुआ है 50 देशों के साथ, अभी 193 देश है। 2011 में सबसे लेटेस्ट सूडान का एंट्री हुआ है और महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं, ठीक है, और न्यूयॉर्क इसका हेडक्वार्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? अब मंत्री के अध्यक्षता कौन करेगा? देश में मंत्री का अध्यक्षता, केंद्रीय मंत्रिपरिषद का अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, प्राइम मिनिस्टर। जैसे स्टेट में CM करते हैं। चलिए प्राइम मिनिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का संविधान कब लागू हुआ है? जिस दिन हम लोग क्या करते हैं, गणतंत्र दिवस मनाते हैं, 26 जनवरी 1950। इसके पीछे इसका बैकग्राउंड भी है 26 जनवरी का, ठीक है। 26 जनवरी को ही सबसे पहले पूर्ण स्वाधीनता या स्वतंत्रता दिन बनाए थे, स्वतंत्रता दिवस, पहली बार स्वतंत्रता दिवस 1930 में। 1929 के कांग्रेस अधिवेशन में ये प्रस्ताव आया था और JL नेहरू अध्यक्ष थे, ठीक है, लाहौर अधिवेशन में। तो आंसर हमारा 26 जनवरी 1950। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का अधिकार किसके पास है? तो वो है भारत की संसद के पास। जी, अभी कितने न्यायाधीश हैं? 34। 34 में 33 हैं जज और एक है CJI, और अभी वो CJI का नाम है DY चंद्रचूड़। में CJI हैं, ये 50वें CJI हैं DY चंद्रचूड़। आंसर हमारा भारत की संसद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के लिए चुनाव कब निश्चित हुआ था? संविधान सभा में कैबिनेट मिशन जब आया था, उसके बाद अनुशंसा किया गया संविधान का, कैबिनेट मिशन के अनुशंसा, ऐसे याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन आया, उसके बाद यह अनुशंसा हुआ था, उसके बाद संविधान सभा। तो स्टार्ट हुआ था जुलाई, चुनाव स्टार्ट हुआ था जुलाई 1946 में। तो आंसर हमारा बी हो गया। इसका बैकग्राउंड में आप याद रखिएगा, 1946 में चुनाव स्टार्ट हुआ। प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अस्थायी अध्यक्ष प्रथम जो हैं डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, ठीक है, और इनके बाद ही अस्थायी अध्यक्ष बने राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। 26 नवंबर 1949 को संविधान को एक्सेप्ट किया गया था संविधान सभा द्वारा, ठीक है। इसको बनने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लग गए थे, ठीक है।
चलिए, तो आंसर हमारा जुलाई 1946। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्या हो गया खत्म? क्या है? पहली बार देश में ही बनाए गए भारतीय कंप्यूटर, क्या पीछे में है? क्वेश्चन नहीं है। पहली बार देश में ही बनाए गए भारतीय सुपर कंप्यूटर का इनमें से कौन सा नाम है? तो नाम है परम। परम नाम है। 1991 में यह आया था सुपर कंप्यूटर। सीडैक ने बनाया था, सीडैक ने। विजय पी भटकर इसके निर्माता हुए, विजय पी भटकर। और अभी परम सिद्धि अपने भारत का सबसे तेज कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर, सबसे तेज सुपर कंप्यूटर। और ये विश्व में 63वें स्थान पे आता है। ठीक है, तो आंसर हमारा ए। परम 8000, हाँ परम 8000 1991 में आया था, सीडैक ने बनाई थी, विजय पी भटकर इसके। और परम सिद्धि अभी हाल फिलहाल में सबसे तेज कंप्यूटर है भारत में और 63वें स्थान पर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बांग्लादेश ने T20 विश्व कप 2024 के लिए किसे टीम का कप्तान बनाया, कैप्टन? इस बार जो 2024 में जो यूएस और वेस्ट इंडीज में जो हुई है विश्व कप, जिसमें भारत ने जीत हासिल की और साउथ अफ्रीका पराजित हुआ 7 रन से। अब इसमें थाला फोड़े रीजन मत करना कोई, ठीक है। चलिए, इसमें ही ये था, संटो इसका कैप्टन था, नजमुल हुसैन संटो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बिहार की किस बेटी को हाल ही में मिसेज क्रिएटिविटी यूनिवर्स से सम्मानित किया गया है? तो वो है शिप्रा सिंह, बी आंसर। मिसेज मतलब मैरिड के बारे में बात हो रहा है ना। चलिए नेक्स्ट। विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय का उत्पादन कहां किया जाता है? वो है ताइवान में। 1980, याद रखिएगा 1980 से, ठीक है। ताइवान, इसका राजधानी ताइपे। सेमीकंडक्टर यहीं पे सबसे ज्यादा यहीं के कंपनी है, इसमें फॉक्सकॉन। ठीक है। गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी? गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस सिद्धांत पर आधारित थी? न्यासधारिता। जी, प्रतिस्पर्धा, राज्य का नियंत्रण नहीं चाहिए ही, गांधी जी को ग्रामीण सहकारिता भी नहीं, इनको तो सब कुछ चाहिए, तो न्यासधारिता, न्यास। रुपये के अवमूल्यन का संकल्पित लक्ष्य है। रुपये का अवमूल्यन मतलब समझते हैं ना? मान के चलिए भारत देश है जिसमें रुपया है, सरकार ऐसा करना चाह रही है कि अपने ही रुपये का वैल्यू कम कर रही है। क्यों? तो उसके पीछे का कारण होता है कि हमारा निर्यात बढ़े, क्योंकि कम अगर रुपये का वैल्यू होगा तो निर्यात बढ़ेगा। ठीक है। और क्या है? विदेशी विनिमय की प्राप्ति। तो पैसा विदेश से, जैसे डॉलर हुआ, यूरो आया, ज्यादा आएगा। और बढ़ते आयात, मतलब जैसे हम लोग आयात कर रहे हैं तो वो भी रुकेगा। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। जब पैसा का वैल्यू कम हो जाएगा तो निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, विदेशी विनिमय की प्राप्ति होगी और बढ़ते आयात को रोकना, जिससे व्यापार संतुलित होगा। आप कभी भी देखिएगा, जापान बहुत जल्दी जल्दी ये काम करता है, अपने रुपये का अवमूल्यन करता है। ठीक है, जापान रुपये का अवमूल्यन करता है, जिससे वहां पे व्यापार संतुलित रहे। बिहार के किस जिले में कृत्रिम घास वाला हॉकी का मैदान का निर्माण किया जा रहा है, जो अपनी तरह का बिहार का पहला मैदान है? तो वो है पटना। ठीक है,
पटना। चलिए यहां पे हो गया। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं साइंस का पोर्शन को देखते हैं। क्या है, देखिए क्या पूछा, निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षण होती हैं। सभी जो है वस्तु वो पृथ्वी की ओर आती है या खींची आती है, ठीक है। इसमें दो नाम आता है, एक तो भास्कराचार्य का भी आता है जिसको हम लोग भास्कर 2 भी बोलते हैं, और एक नाम आता है ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त, तो अभी ऑप्शन क्या है, आर्यभट्ट, वराहमिहिर, बुद्धगुप्त और ब्रह्मगुप्त। आंसर हमारा हो जाएगा डी। कोई भी भारी वस्तु को गुरुत्वाकर्षण के कारण पृथ्वी अपने ओर आकर्षित करती है, खींचती है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के कारण। तो आंसर हमारा डी। चलिए हाँ, आयात बंद और निर्यात चालू, तभी तो व्यापार संतुलित होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है। ऊष्मा के देखिए चालन, संवहन और विकिरण, विकिरण हो जाएगा आंसर। इसमें क्या है, ऊष्मा किस प्रक्रिया से सर्वाधिक तीव्र गति से स्थानांतरित होती है। ऊष्मा के जो प्रक्रिया है उसको कहीं पे जाने के लिए मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है वो, ठीक है, इसीलिए यह आंसर हमारा सी हो जाएगा। कोई भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है ऊष्मा को, ठीक है। चलिए, निम्न में से कौन सा विद्युत और चुंबकीय है। निकेल, कोबाल्ट, जस्ता और तांबा। जस्ता, ये विद्युत और चुंबकीय है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूरे भारत में 5 सितंबर को शिक्षक दिवस किस व्यक्ति की जयंती पर मनाया जाता है। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, दूसरे राष्ट्रपति, भारत के दूसरे राष्ट्रपति 1962 से 67, शिक्षक, दार्शनिक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो आंसर डी हो जाएगा। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। एक रेडियो सक्रिय स्रोत से उत्सर्जित अल्फा, बीटा और गामा किरणें 0.5 सेंटीमीटर मोटी एल्युमिनियम की चादर में से भेजी जाती है। बाहर जाने वाली विकिरण में अल्फा, बीटा और गामा किरणें होंगी। देखिए सबसे पहले याद रखिएगा, अल्फा जो होता है ना वो भारी होता है, तो वो एल्युमिनियम की चादर को पार नहीं कर पाएगा। तो जैसे ही अल्फा दिखे तो वो गलत हो जाएगा, तो अल्फा हट गया, यहां पे भी हटा दिए हम लोग। अब देखिए क्या, बीटा और गामा, तो गामा जो है वो हल्की होती है, वो पार कर जाती है, तो गामा हो जाएगा। और बीटा का जो तेज कण होगा, बीटा का जो तेज किरण होंगी वो कुछ कुछ पार कर जाएंगी, इसीलिए आंसर हमारा हो जाएगा बी, केवल गामा और बीटा, इसीलिए बाद में बीटा किरणें लिखा गया है, ठीक है। गामा हल्का होगा, ये पार कर जाती है, ठीक है, मगर बीटा कुछ ही किरण, इसका बीटा का कुछ ही किरण पार करती है, इसीलिए आंसर बी होगा। क्या है सर, बिहार पुलिस का एनसीईआरटी का पीडीएफ कहां मिलेगा। ग्रुप में मिलेगा, आप ग्रुप देखिए, ठीक है। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है। एल्काइन का सामान्य सूत्र CnH2। ये तो कोई केमिकल फॉर्मूला ही नहीं है, CnH2, तो ये फॉर्मूला तो है ही नहीं, तो ये गलत हो गया। CnH2n+2 ये एल्केन का है, ठीक है। CnH2n+1 ये किसका है, एल्काइल।
तो ये आंसर ये हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा एल्काइन। ठीक है, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा। ये कोई भी केमिकल फॉर्मूला नहीं है। एक रासायनिक अभिक्रिया के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और बताइए कौन सा एक सत्य है। अणुओं की कुल संख्या अपरिवर्तित रहती है, ग्राम अणुओं की कुल संख्या वही रहती है, कुल द्रव्यमान में परिवर्तन नहीं होता। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया होगा, किसी से भी हो, उसका द्रव्यमान कभी भी परिवर्तन नहीं होता है। ठीक है, तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। सत्य है, असत्य होता तो कुछ और होता, मगर सत्य है तो परिवर्तन नहीं होता है द्रव्यमान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है? न्यूक्लियोटाइड निम्नलिखित का संयोग है। शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक, शर्करा फॉस्फेट और नाइट्रोजन क्षारक, नाइट्रोजन क्षारक और फॉस्फेट, नाइट्रोजन क्षारक फॉस्फेट और जल। आंसर बी हो जाएगा, शर्करा फॉस्फेट और नाइट्रोजन क्षारक। ठीक है, 13 का सी ठीक तो है बाबू। 14 15 देखिए, क्या है? निम्नलिखित प्रतिक्रियाओं में कौन सी प्रतिक्रिया उष्मा शोषी है? 2H2 प्लस O2, 2NaOH प्लस H2SO2, N2 प्लस O2, सी ये होगा। ठीक है, उष्मा शोषी मतलब समझते हो ना? ठीक है, सी होगा। चलिए नेक्स्ट, अगर कोई वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित करता है तो दूसरे वस्तु पर आवेश होगा। अगर कोई भी वस्तु दूसरे वस्तु को आकर्षित करता है तो हमें थोड़े पता है कि कोई वस्तु क्या है, तो इसीलिए निश्चित रूप से ऋणात्मक हो ही नहीं सकता है। क्या पता जो आकर्षित कर रहा है वही ऋणात्मक हो और जो आकर्षित होगा वो धनात्मक हो, तो ये दोनों गलत हो गए। निश्चित रूप से शून्य, ये भी गलत हो गया। शायद धनात्मक या ऋणात्मक या शून्य, आंसर हमारा डी हो जाएगा। शायद में कर सकते हैं कि एक ऋणात्मक होगा और एक धनात्मक होगा, वो अपने तरफ उसको आकर्षित कर रहा है, या शून्य होगा तो आकर्षित कर रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, उत्तल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब किस प्रकार प्रभावित होगा जब इसके ऊपरी भाग को किसी काले रंग के पेपर से ढक दिया जाता है? प्रतिबिंब का आकार आधा हो जाएगा। देखिए, आकार तो नहीं आधा होगा, जैसा होगा वैसा ही रहेगा। प्रतिबिंब में ऊपरी भाग नहीं होगा, प्रतिबिंब की चमक घट जाएगी। चमक इसलिए घट जाएगी क्योंकि काला पेपर के कारण किरणें जो है वो कमजोर होके आएंगे, इसीलिए प्रतिबिंब की चमक घट जाएगी। किरणें कमजोर होके आएंगे, किरणें कमजोर हो जाएंगे, किरणें कमजोर हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए सी आंसर हमारा हो जाएगा। काले रंग के पेपर से ढकने के बाद किरण कमजोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर ऊर्जा जो पृथ्वी के सतह तक पहुंचती है वह सामान्यतः किस रूप में होता है? सौर ऊर्जा मतलब सूर्य का प्रकाश जो अभी भी आ रही है वो किस प्रकार का होता है, वो किस रूप में होता है, ऐसे समझिए। सूरज की जो रोशनी आती है वो किस रूप में होती है? तो उष्मीय तरंग के रूप में, दृश्य प्रकाश के रूप में। उष्मीय तरंग एवं दृश्य प्रकाश दोनों। देखिए, उष्मीय क्या हमें गर्मी लगती है? हाँ लगती है, सूर्य के प्रकाश से। और दृश्य प्रकाश क्या दिखाई देता है? हाँ दिखाई देता है। तो दोनों हमें सी आंसर, उष्मीय तरंग एवं दृश्य प्रकाश दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या है? वेग समय ग्राफ ए बी प्रदर्शित करता है किसी वस्तु का एक समान त्वरण, एक समान मंदन, एक समान वेग पूरी गति में तथा प्रारंभिक वेग शून्य, इनमें से कोई नहीं। देखिए, ग्राफ जो होता है ना, वो वेग और टाइम दोनों का, वेलोसिटी और टाइम दोनों का परिवर्तन जैसे जैसे होता है ना,
उसको वो प्रदर्शित करता है। तो उसमें तो एक भी नहीं है, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। मान के चलिए ऊपर चला जाएगा तो उसका प्रदर्शित करेगा, नीचे चला जाएगा तो उसका प्रदर्शित करेगा, टी कहीं चला जाएगा, वी ऊपर चला जाएगा या नीचे चला जाएगा तो वो प्रदर्शित करेगा ना। ठीक है, डी होगा। चलिए, इनमें से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय का समानुपाती होता है तो वह कहा जाता है कि वस्तु की गति है नियम चाल से, शून्य वेग से, नियम त्वरण से और एक समान वेग से। क्या बोल रहा है? वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय का समानुपाती होता है। ठीक है, समय का समानुपाती मतलब बराबर। तो यह कहा जाता है कि किसी वस्तु की गति नियम और चाल से, नियम चाल से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। संवेग माप है भार का, द्रव्यमान का, गति के परिणाम का, वेग का। आंसर ये हो जाएगा, संवेग एक सदिश राशि है। ठीक है, संवेग गति के परिणाम का, संवेग माप है गति के परिणाम का, संवेग एक सदिश राशि है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैट्रिक पद्धति में बल का गुरुत्वीय मात्रक निम्न में से कौन है? GWT, N, kg वाट। आंसर सी। ठीक है, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुरुत्व एक विशेष स्थिति है भारहीनता का, स्वतंत्र रूप से गिरने का, गुरुत्वाकर्षण का और भार का। गुरुत्व के बारे में पूछ रहा है, एक विशेष स्थिति है तो गुरुत्वाकर्षण का, गुरुत्वाकर्षण का ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वस्तु का घनत्व 981, ठीक है, तो यह जल में डूब जाएगा, तैरेगा, जल में पूर्णतः डूबकर तैरेगा, जल से पूर्णतः बाहर रहकर तैरेगा। जल के घनत्व से अगर कम होगा तो तैरेगा, जल के अगर घनत्व से ज्यादा होगा तो डूब जाएगा। तो जल का घनत्व कितना होता है? ठीक है, तो जल के घनत्व से ये क्या है? कम है, तो तैरेगा, बी तैरेगा। जल के घनत्व से हम लोग भी तैरते हैं ना, नदी में या तालाब में तैरते हैं ना। क्यों? क्योंकि हमारा जो घनत्व होता है वो पानी के घनत्व से कम होता है, इसीलिए तैरेगा। डूब नहीं जाएगा बाबू, वो तैरेगा, क्योंकि इसका घनत्व कम है, जल का घनत्व ज्यादा है। कहीं कहीं पर आपको 1000 भी इसके जगह पे लिखा मिलेगा, मगर ये याद रखिएगा 997। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, इकाई लंबाई से गुजरने वाले तरंगों की संख्या, तरंग संख्या। तरंग संख्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी तार में धारा प्रवाहित करने से उसमें चुंबकीय गुण आ जाने के लिए आवश्यक है कि तार का पदार्थ होना चाहिए मुलायम लोहा, कोई भी विद्युत सुचालक। चलिए बी आंसर हो जाएगा, धारा प्रवाहित होने के लिए कोई भी विद्युत सुचालक हो जो धारा प्रवाहित कर दे। ठीक है, आंसर कोई भी विद्युत सुचालक पदार्थ हो। सूर्य की सतह लगभग ताप होता है, सूर्य की सतह का लगभग ताप होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। ए आंसर हो जाएगा हमारा 6000 डिग्री सेल्सियस। 50 डिग्री मानो पृथ्वी पर हो जाता है तो हम लोग मरने लगते हैं गर्मी से। 6000। नेक्स्ट देखिए, R1 तथा R2 प्रतिरोध के तार श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, उनका परिणामी प्रतिरोध होगा R1 R2। अब मान के चलिए ये तार श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, तो जोड़े गए हैं R1 प्लस R2, क्योंकि
एक ही समान में चलती है ना, तो साथ में चलने के बाद ऐड हो जाता है, ठीक है, R1 प्लस R2। एक क्रम में चलेंगे, बाद में जाके वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्या है, यही है ना, ये हो गया। चलिए 70 क्या है, यदि किसी तार की लंबाई L, त्रिज्या R और विशिष्ट प्रतिरोध K हो तो उसका प्रतिरोध होगा। देखिए ये सीधा समझ लीजिए, एरिया निकाला जाता है तो एरिया में क्या हो जाता है, पाई R स्क्वायर, और हमें प्रतिरोध बोल रहा है, पूछ रहा है ना रेजिस्टेंस, तो सीधा हम जान लेंगे K है ना, प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध K है, लंबाई L है और पाई R स्क्वायर एरिया है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, B, KL बाय पाई R स्क्वायर। एरिया याद रखिएगा, एरिया पाई R स्क्वायर से निकलता है, ठीक है। एरिया, 1 लीटर ऑक्सीजन को 1 वायुमंडलीय दाब और 2 लीटर नाइट्रोजन को 0.5 वायुमंडलीय दाब पर बिना किसी ताप परिवर्तन के 1 लीटर आयतन वाले बर्तन में प्रवेश कराया जाता है तो कुल दाब होगा। अब समझिए, ये कुल दाब हमसे पूछ रहा है, तो 1 लीटर ऐसे भी मान सकते हैं आपको, 1 × 1 = 1 और 0.5 और 2 लीटर कितना है, 2 लीटर, 1 + 1 = 2, ऐसे आप कर लीजिए, 2.0, ठीक है। तो सी आंसर हमारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए, एक तत्व M का परमाणु क्रमांक 30 है, परमाणु क्रमांक किसका है, Zn, जिंक है ना। दूसरे तत्व N का परमाणु क्रमांक 15 है, किसका है, फास्फोरस। M तथा N के संयोग से बने यौगिक का संभावित अणुसूत्र होगा, तो ये 2+ होता है इसका, और इसका 3- होता है। अब आप ऐड कर दीजिए तो Zn2+ और कितना है, P3-, बाद में जब ये आएगा तो ये हो जाएगा M3, इधर वाला इधर आ जाएगा और उसके बाद N2, तो आंसर हमारा डी हो जाएगा, परमाणु क्रमांक से निकल जाएगा, ठीक है। ये 3- है, ये 2+ है, ठीक है। तो आंसर डी हो जाएगा, M3N2। कंफ्यूज नहीं होना है, जिंक का 2+ हो जाएगा, ये बाद में ट्रांसफर हो जाएगा एक दूसरे में। चलिए, यदि कॉर्क और पत्थर के टुकड़े को एक साथ बांधकर जल में तौला जाए तो दोनों ही सम्मिलित तौल पत्थर के टुकड़े की जल में तौल से, कॉर्क का जो आयतन होता है पानी के आयतन से कम होता है, तो ये तो कॉर्क तैरते रहता है, और क्या होता है, पत्थर को भी अपने साथ बांध, कॉर्क अपने साथ रखेगा तो उसका भी भार थोड़ा कम कर देगा, और इसके कारण ये दोनों क्या हो जाएगा, पत्थर के टुकड़े की जल में तौल से क्या हो जाएगा, कम होगी, कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कॉर्क तैर रहा है ना बांधकर जल में, और उसके साथ अगर पत्थर को ऐड कर दिया जाए तो कॉर्क अपने साथ पत्थर को भी थोड़ा तो कमी कर ही देगा ना, ठीक है। तो बी हो जाएगा आंसर हमारा। 1 डेकाग्राम द्रव जिसकी विशिष्ट ऊष्मा 0.5 और ताप 60 डिग्री सेल्सियस है, 40 डिग्री सेल्सियस वाले 1 डेकाग्राम द्रव जिसकी विशिष्ट ऊष्मा 0.5 है से मिश्रित किया जाता है तो मिश्रित द्रव का तापमान होगा। तापमान पूछ रहा है तो 60 डिग्री प्लस 40 डिग्री कितना हुआ, 100 डिग्री सेल्सियस, कितना 2 ना 250 डिग्री सेल्सियस। सी आंसर हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं ना,
0.5 को 60 से कर दीजिए तो हो जाएगा 30, और 40 को 0.5 से कर दीजिए तो 20, दोनों को ऐड कर दीजिए तो 50 डिग्री सेल्सियस। मगर ये तो मैं ऐसे ही किया हूं, ये है सही। 60 और 40 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है, 50 डिग्री सेल्सियस आंसर हो जाएगा। चलिए, N1000 NaOH विलयन का pH मान है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, 10 के पावर -3, क्योंकि 1/1000 अगर लिखेंगे तो 10 का पावर -3। अब देखिएगा जल का क्या हो जाता है, कितना होता है, 10 के पावर -14, यही होता है ना। कितना हो जाएगा, 10 के पावर -14/10 - 3, तो कितना हो जाएगा, 10 - 11, 10 के पावर -11। अब इसमें क्या हो जाएगा, जब log 10 लगेगा और 10 का -11 होगा, pH वैल्यू निकलेगा किसका, NaOH का, तो हो जाएगा 11। आंसर हमारा पॉजिटिव में 11 हो जाएगा, बी। ठीक है, जल का विलेयता से इसको डिवाइड करेंगे, 10 का पावर -11 हो जाएगा, log इसको ऐड कर देंगे OH प्लस में, फिर pH निकालेंगे, 11 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए, मेढक गतिशील कीड़ों को बड़ी शीघ्रता से पकड़ लेता है। गतिशील मेढक, बारिश के पानी में, बारिश जब आता है तो बहुत ज्यादा मेढक रोड पे या कहीं भी निकलने लगता है, तो गतिशील कीड़ों को बड़ी शीघ्रता से पकड़ लेता है क्योंकि उसकी जीभ आगे स्वतंत्र होती है और पीछे जुड़ी होती है। उसकी गीली चिपचिपी जीभ सामने जुड़ी रहती है और पीछे स्वतंत्र रहती है। ये आंसर है, बी आंसर है। उसके पैने और नुकीली दांत, हो ही नहीं सकता। उसके आगे बढ़ सकने वाले जबड़ा, उसकी गीली चिपचिपी जीभ सामने जुड़ी रहती है और पीछे स्वतंत्र रहती है। अंतःकोशिकी पाचन से संबंधित कोशिकीय संरचना है। आंसर हो जाएगा डी, लाइसोसोम। लाइसोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंचुआ और बिच्छू में समान रूप से विद्यमान है। केंचुआ और बिच्छू में समान रूप से विद्यमान है काइटनीय त्वचा, संधित उपांग, मुलायम और गीली त्वचा, चखंड शरीर। आंसर डी, इसलिए क्योंकि ये दोनों जो हैं, केंचुआ और बिच्छू का शरीर खंड खंड हो सकता है। ठीक है, केंचुआ और बिच्छू दोनों का शरीर खंड खंड हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुष्पक्रम जो पूर्ण रूपेण एक संयुक्त फल के रूप में विकसित होता है वह है। आंसर ये हो जाएगा, और उदाहरण में, एग्जाम्पल में याद रखिएगा, पीपल, गूलर, बरगद का पौधा। ठीक है, डीएनए में पाई जाती है, डीएनए में पाई जाती है पेंटोज शर्करा। ठीक है, पेंटोज शर्करा। वातावरण के संदर्भ में जीवों का अध्ययन करने वाली विज्ञान की शाखा को कहते हैं वातावरण में अध्ययन, मतलब जीवों के अध्ययन के, तो आनुवांशिकी, जीवाश्म विज्ञान, पारिस्थितिकी विज्ञान। आंसर सी हो जाएगा हमारा, पारिस्थितिकी विज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो हार्मोन ऋतु के अनुसार प्रजनन करने वाले प्राणियों के नरों में गौण लैंगिक लक्षण उत्पन्न करता है, प्रजनन करने वाले प्राणियों के नरों में, टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन पानी से उत्पन्न होती है, कार्बन डाइऑक्साइड से उत्पन्न होती है, पर्णहरित से उत्पन्न होती है, हरित लवक के चारों ओर की वायु से उत्पन्न होती है। तो आंसर हमारा ए, पानी से उत्पन्न होती है।
क्या है? इंसुलिन एक एंजाइम है जो शर्करा का पाचन करता है। एक एंजाइम है जो इन्वर्टेस को ग्लूकोज में बदलता है। एक हार्मोन है जो शर्करा के उपापचय में सहायता करता है। सी आंसर होगा। आप देखते होंगे डायबिटिक पेशेंट को जब उसे मीठा खाना होता है, कुछ कुछ लोगों को देखिएगा जब वो मीठा खाना स्टार्ट करते हैं उससे पहले इंसुलिन ले लेते हैं। तो वही इंसुलिन, शर्करा मतलब चीनी, एक तरह से उसको पचाने में सहयोग देता है। ठीक है। लाइकेन सहजीवी है जिनमें होते हैं शैवाल और ब्रायोफाइटा, अधिपादप और अंतःपादप, शैवाल और कवक। सी आंसर हो जाएगा। ये परजीवी होते हैं, सहजीवी होते हैं। ठीक है। ये कार्बनिक, जो एक तरह से कचरा कार्बनिक समझिए ना, उस पर ये पैदा होते हैं। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो गया। हाँ खत्म हो गया, तो सी आंसर हो गया लाइकेन। चलिए साइंस और जीके दोनों का क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। पढ़ते रहिए मन लगा के।